आज की क्लास में हम लोग वोकैब पे वर्क करेंगे और वोकैब में से भी हम लोगों ने ईडीएम को चुना है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ईडीएम इससे बेसिक वाले क्लास में मैंने बता रखा है कि ईडीएम हम लोग उसको कहते हैं, ईडीएम हम लोग उसको कहते हैं जिसमें वर्ड कुछ और होता है और उसका मीनिंग कुछ और होता है। ये है ईडीएम। ये ध्यान रखना हमेशा कि ईडीएम का मतलब होता है कि वर्ड कुछ और हो, उसका मीनिंग कुछ और हो। इसलिए कभी बार क्या होता है कि ईडीएम आपको सेंटेंस बनाकर पूछता है, सेंटेंस देकर पूछता है। कई बार ईडीएम क्या होता है कि आपको नॉर्मल भी पूछ लेता है, दोनों तरह से पूछता है। तो ईडीएम में हमेशा ध्यान रखना कि जैसा वर्ड है बिल्कुल वैसा मीनिंग तो कभी नहीं होता है। तो इसलिए यह भी ध्यान रखना एग्जाम में कि जैसा वर्ड लिखा होगा बिल्कुल उसी से मिलता जुलता मीनिंग हो, तो उस ऑप्शन को तो पहले छांट दो, उस ऑप्शन पर ध्यान ही नहीं देना है कि जैसा वर्ड है बिल्कुल वैसा ही मीनिंग लिखा है। तो फिर ईडीएम किस बात का? ईडीएम का मतलब ये होता है कि वर्ड कुछ और मीनिंग कुछ और। ये ध्यान रखना, बिठा कर रखना कि वर्ड कुछ और मीनिंग कुछ और, तभी ईडीएम हुआ, तभी उसको मुहावरा कहते हैं। जैसा वर्ड है वैसा ही मीनिंग हो गया तो कोई फिर ईडीएम याद करने की जरूरत ही नहीं होगी। लोग ऐसे एग्जाम देने पहुंच जाएंगे, जैसा वर्ड होगा वैसा मीनिंग लिखा होगा। ब्लैक हॉर्स लिखा है, इसका मतलब है ऐसा हॉर्स जो ब्लैक है। ब्लैक शिप लिखा है, इसका मतलब ऐसा शिप जो ब्लैक है। तो ऐसे बात नहीं बनती है। ईडीएम में हमेशा होता है, इसलिए तो याद करना पड़ता है कि वर्ड कुछ और होता है, मीनिंग कुछ और होता है। इस बात को ध्यान रखना। तो शुरू करते हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम लोग वर्ड्स। ईडीएम है सारे। बात करते हैं पहला, एज द क्रो फ्लाइज। क्रो का मतलब तो पता ही आपको, कौवा। अब फ्लाइज का मतलब उड़ना। तो जैसा कौवा उड़ता है, ये जैसे कौवा उड़ता है। अब जैसे कौवा उड़ता है, तोता के अलग तरीके से उड़ता है, मैना के अलग तरीके से उड़ता है, मेढक मेढक तो उड़ता ही नहीं। तो एज द क्रोज फ्लाई का मतलब मोनोटोनस वे। मोनोटोनस का मतलब हुआ एक जैसा। मोनोटोनस कई बार याद, अब ये ध्यान रखना। इन अ स्ट्रेट वे, सीधे लकीर में। इन अ क्रिस क्रॉस वे, इधर उधर करके क्रिस क्रॉस वे। इन अ सर्कुलर वे, गोल गोल राउंड राउंड। क्रिस क्रॉस क्या हुआ कि मतलब तीखा मीठा, इधर इधर उधर उधर कुछ भी करो, ये क्या क्रिस क्रॉस है, ठीक है। और सर्कुलर तो आपको पता ही है, ये गोल ओवल टाइप का हो गया। स्ट्रेट, तो एज क्रो फ्लाइज का जो मतलब क्या होता है, वो होता है इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या होता है? इन अ स्ट्रेट, एज क्रो फ्लाइज इन अ स्ट्रेट लाइन। कौवा ऐसे उड़ता सीध एक लाइन में। अब कौवा एक लाइन में ही उड़ता है ये जरूरी नहीं है, उड़ता तो सारे पक्षी एकदम ग्रुप बना के एक साथ ही उड़ता है, अगर देखेंगे तो। अब क्रो क्यों अंग्रेजों को पसंद आया, तो अंग्रेज ही बता सकते हैं। कौवे से ज्यादा लगाव रहा होगा, वैसे कौवे की तरह अंग्रेज थे भी, काव काव करते रहते थे हमेशा। अ फ्लाइंग विजिट, फ्लाइंग विजिट कि अ वेरी शॉर्ट विजिट टू मुंबई टू सी हर एलिंग फादर। ठीक है, कि सी पेड अ फ्लाइंग विजिट टू मुंबई टू सी हर एलिंग फादर। एलिंग का मतलब क्या? बीमार पिता। तो बीमार पिता को देखने के लिए उसने फ्लाइंग विजिट की बात की। तो जरा फटाफट बताना है। अब जो नियम बताया उसके हिसाब से चलना, जो नियम बताया उसके हिसाब से चलना है। जरा सा भी दिमाग इधर उधर मत घुमाना। जो नियम बताया उसके हिसाब से, जैसा वर्ड लिखा होगा बिल्कुल वैसा मीनिंग तो करना ही नहीं है। यह ध्यान रखना हमेशा, जैसा लिखा है ऐसा तो मीनिंग करना ही नहीं है, बिल्कुल वैसा मीनिंग नहीं करना, ठीक है। जैसा लिखा हो वैसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। जैसा लिखा हो बिल्कुल वैसा नहीं। फ्लाइंग विजिट। अब इसमें देखना सबसे पहले दिक्कत क्या होती है। एक तो लिखा लॉन्ग विजिट, सी पेड अ फ्लाइंग विजिट टू मुंबई टू सी हर एलिंग फादर। अब देखो इसमें नॉर्मली अगर हम देखें मीनिंग, तो बीमार पिताजी है तो वेरी लॉन्ग विजिट भी हो सकता है, बहुत लंबे विजिट। नहीं कि बीमार की सेवा करने के लिए लंबे, इसलिए जिसको याद नहीं वो फंस जाएगा ना। वह बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है, तो सेवा करने के लिए जाना पड़ेगा, तो लंबा समय भी लग सकता है ना। वेरी लॉन्ग विजिट। वेंट बाय एरोप्लेन, अलग विजिट का तो एरोप्लेन से भी जा सकती है। वेरी शॉर्ट विजिट, बहुत छोटा। आपका किसी को बुरा लगेगा, यार बीमार पिताजी को देखने के लिए बहुत कम समय के लिए गई, बेटी है कि दुश्मन है। तो ऐसे ऐसे जिसको पता नहीं, ऐसे ऐसे लॉजिक लगाने लगेगा। सरप्राइज विजिट, सरप्राइज विजिट तो बेतुका है। सरप्राइज विजिट कैसे होगा कि पिताजी को बीमारी में किसी को देखने के सरप्राइज विजिट हो गया? ये तो सेंस ही नहीं बनता कि बीमार पिता को देखने जाओ और सरप्राइज विजिट। ये कौन सा किस का बेटा बेटी होगा भाई? ऐसे कलयुग में हो कुछ भी सकता है भैया। लेकिन ये सेंस नहीं दे रहा है, ये सेंस नहीं, ये तो बिल्कुल अजीब सा सेंस होगा, मतलब ये तो पता नहीं कैसा सेंस होगा।
तो जो फ्लाइंग विजिट का एक्यूरेट मीनिंग जानता है वही बता सकता है, क्योंकि देखो इसलिए सेंटेंस बना के पूछता है कि अगर आपको नहीं पता है तो आपको सारे ऑप्शन सही लगेगा कि बीमार पिताजी को देखने गया तो लंबा विजिट भी हो सकता है, एरोप्लेन से भी गया हो सकता है, कि बीमार है तो भाई जल्दी जल्दी जाने के लिए प्लेन से चला गया। तो जिसको पता है, इसलिए ईडीएम को है सीधा याद करना पड़ता है और बार बार याद करना पड़ता है, इसलिए याद करना पड़ता है। और सेंटेंस में देखकर इसलिए पूछता है कि जिसको याद नहीं बेटा घूमते रहो, सबको लगेगा सब ठीक ही है, सब ठीक ही लगेगा। तो फ्लाइंग विजिट का मतलब होता है वेरी शॉर्ट विजिट। क्या होता है? वेरी शॉर्ट। कब देखिएगा आप जब एग्जाम वगैरह देते हैं तो फ्लाइंग स्क्वाड आता है ना, फ्लाइंग स्क्वाड, फ्लाइंग विजिट, वो फ्लाइंग विजिट ही करते हैं फ्लाइंग स्क्वाड। एग्जाम में आते हैं और हिंदी में कहते हैं औचक निरीक्षण, कभी भी आता है एग्जाम देते समय, काफी आपने सुना होगा। उड़न दस्तरी उसको कहते हैं, उड़न दस्ता या उड़न दस्तरी कहते हैं। उड़न दस्ता आता रहता है एग्जाम वगैरह जब देते हैं तो फ्लाइंग फ्लाइंग आपने काफी सुना होगा। कुछ लोग इसमें सरप्राइज विजिट कर देते हैं, जो सरप्राइज विजिट नहीं है ये है शॉर्ट विजिट। एग्जाम में देखिए शॉर्ट विजिट कुछ समय के लिए 5-10 मिनट के लिए आता है, जिसका चीट पकड़ा पकड़ा फिर लेके गया भाग गया, ऐसा ही होता है फ्लाइंग विजिट। नेक्स्ट है ए सेक्रेड कॉ, a sacred cow, a person never to be criticized, a saintly person, a very religious person, a very helpful person। क्या होगा? संत महात्मा वगैरह टाइप का कुछ हो, ऐसा कुछ है। वेरी हेल्पफुल पर्सन क्या है, क्या कहना चाहेंगे, क्या होगी बात? ओके मैं देख रहा था कि कहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, क्या क्या करें। ठीक वेजिटेबल है। कभी कभी लाइट मेरे अपने कंप्यूटर का कम ज्यादा हो जाता है, वो कंप्यूटर का स्क्रीन हो जाता है, मुझे लगता है कहीं मेरा लाइट तो कम नहीं हुआ, स्क्रीन का लाइट था। ओके, सेक्रेड का, जैसे सेक्रेड का मतलब पवित्र, कौ का मतलब गाय। अब हमारी तरह से तो उनकी गाय पवित्र नहीं होती है, ध्यान रखना। हमारी गाय पवित्र होती है हम लोग, लेकिन अंग्रेजों की गाय तो माता नहीं होती, पवित्र तो नहीं होती है, तो हमारे ऐसा मीनिंग तो उनका हो ही नहीं सकता है सेक्रेड कौ। तो सेक्रेड कौ इंग्लिश में हम लोग उसको कहते हैं जिसको अंग्रेज कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करते, क्रिटिसाइज करने से डरते हैं। जिसकी भी निंदा करने, शिकायत करने से डर लगता है, उसको हम लोग अंग्रेज कहते हैं सेक्रेड कॉ। यानी थर्ड का क्या हो जाएगा? सेक्रेड कॉ का मतलब क्या हुआ? अ पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज, कोई व्यक्ति जिसकी हम कभी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। जैसे वहां का पोप होता है तो पोप का कभी क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते आप, ठीक है, जो चर्च के सबसे बड़े पोप होते हैं उनको कोई क्रिटिसाइज नहीं करता। तो सेक्रेड कॉ कहते हैं, कोई निंदा ही नहीं कर सकता। तो जिसकी हम निंदा नहीं कर सकते, जिसकी में हम कमी नहीं निकाल सकते, जिसमें हम कोई खामी नहीं निकाल सकते, तो जिसमें कमी नहीं निकालना, जिसमें खामी नहीं निकालना, जिसकी कभी निंदा नहीं करना, उसको करना कहते हैं सेक्रेड काउ। तो क्या हो गया? अ पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज, कभी हम निंदा नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? She has made a dog's breakfast of the accounts। अब जैसे मैंने कहा था कि सीधा मीनिंग तो हो ही नहीं सकता ना, और ब्रेकफास्ट फॉर डॉग्स ये तो हो ही नहीं सकता, लिखा है डॉग्स ब्रेकफास्ट लिख दिया, ये तो हो ही नहीं सकता है। या ये देखो मीनिंग जो है, ए ब्रेकफास्ट बीइंग सर्व्ड बाय द डॉग्स, ये दोनों मीनिंग हो ही नहीं सकता है। ये तो सीधा जैसा वर्ड लिख रखा है वो बना दिया, तो क्या ये दोनों तो ऑप्शन कट गया। अब फटाफट सुनो, आप लोग दिखाओ क्या होगा। अब दोनों में से ऑप्शन जो बचा वो बताओ आप लोग के हिसाब से क्या होगा, आप लोग के हिसाब से क्या होना चाहिए बताओ, क्या करोगे आप लोग? क्या करोगे? अब देखो जिसको फिर इसमें पता नहीं है वो फिर धोखा खाएगा, धोखा खाएगा ना, क्या धोखा खाएगा? अब ये अकाउंट्स लिख रखा है, तो अकाउंट्स में हो सकता है एक्यूरेट समरी भी हो एकदम, ये भी हो सकता है कि भाई एकदम अकाउंट को सही कर दिया, और कुत्ता अकाउंट को सही कर दे, और कुत्ता वफादार भी होता है, कुत्ता गड़बड़ भी कर सकता है, वफादारी भी कर सकता है। ऐसे अगर सोचते हैं सबसे वफादार जानवर तो कुत्ता है, इसका मतलब सबसे बढ़िया देख रहा होगा किसने किया होगा? कुत्ते ने किया होगा। लेकिन आप ये जानते हैं छोटी सी हड्डी दे दे कुत्ते को, छोटा सा हड्डी दे दे कुत्ते को, फिर देखिए कुत्ते की वफादारी कैसा होता है। सारे कुत्ते क्या करते हैं? एक दूसरे से पीछे पड़ जाते हैं। तो इसका क्या होना है? ये नहीं होता है। इसका क्या होगा? ए मिस, टोटल मिस, पूरी तरह से किसी चीज को बर्बाद कर देना, पूरी तरह से किसी चीज को खराब कर देना, ये कहलाता है डॉग्स ब्रेकफास्ट। किसी चीज को पूरी तरह से खत्म कर देना, खराब करना, बर्बाद कर देना, तो टोटल मिस। हिंदी भी लिखते जाना सारा, तब याद रखना। और हिंदी ज्यादा काम करेगा, ये ध्यान रखना। मिस का मतलब होता है गड़बड़ी करना। हिंदी में लिखना ज्यादा सारे को, क्योंकि अगर हिंदी याद रहेगा ना तो आप एग्जाम में बना दोगे। कुछ लोग क्या करते हैं, इंग्लिश के चक्कर में याद भी नहीं होता जल्दी, इसलिए हिंदी में जो मीनिंग बताओ उसको किसी चीज को पूरी तरह से बर्बाद कर देना, खराब कर देना, ये है डॉग्स मिस, डॉग्स ब्रेकफास्ट, किसी चीज को खराब कर देना, बर्बाद कर देना। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ये वर्ड कल को बदल दिया डिस्ट्रॉय,
रियून, तो आपको समझ में आएगा। तो टोटल मेस आप याद करके जाओ, टोटल मेस का मीनिंग आपको पता ही नहीं कि टोटल मेस का क्या हुआ, सब सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में टोटल मेस ही आएगा जरूर नहीं, कभी रियून कर देगा, कभी डिस्ट्रॉय कर देगा। ध्यान रखिए, इसलिए हिंदी मीनिंग समझ के जाना, ताकि उसको अगर इंग्लिश में वर्ड बदल दे तो आपको कोई दिक्कत ना हो। The shopping mall is a beehive of activity. Beehive, beehive का मतलब क्या, मधुमक्खी का छत्ता, एक्टिविटी का मतलब काम। तो बिजी प्लेस, सिक्योर प्लेस, स्वीट प्लेस, कॉस्टली, देखिए स्वीट भी दे रखा है इसमें, स्वीट मतलब मीठा। अब बी मतलब शहद कितना मीठा होता है, तो लोग लगा अरे ये तो ठीक है। कॉस्टली, अब शहद मीठा भी कॉस्टली भी हो सकता है, काफी कीमती बिकता है। तो बी हाइव का मतलब यहाँ पर क्या है, बी हाइव एक्टिविटी का क्या मतलब, बी हाइव एक्टिविटी, बी हाइव एक्टिविटी, बी हाइव एक्टिविटी। तो बी हाइव एक्टिविटी का मतलब हो गया ऐसी जगह, आप देखते हैं मधुमक्खी ढेर सारे एकदम मतलब ढेर सारी एक्टिविटी होती रहती है, तो इसका मतलब क्या है, क्या होना चाहिए, बीजी प्लेस, बी हाइव, बहुत ज्यादा जहाँ एक्टिविटी होती है, बहुत ज्यादा जहाँ काम होता है, उसको कहते हैं बी हाइव एक्टिविटी प्लेस। बहुत ज्यादा जहाँ पे एक्टिविटी हो, काम, बी बीजी प्लेस, जहाँ बहुत ज्यादा काम होता है, जहाँ बहुत ज्यादा व्यवस्था होती है, इंतजाम होता है, काम होता रहता है, ढेर सारे लोग काम करते रहते हैं। When it comes to dancing, he is all thumbs. When it comes to dancing, जब डांसिंग की मामला आता है तो इज ऑल थम्स। अब यहाँ देखो, ध्यान देना कि ऑल थम्स, अब जब डांसिंग की बात करते हैं तो हम दोनों तरह से बात कर सकते हैं किसी के लिए। हम ये भी कहेंगे कि भाई जब डांसिंग की बात आता है ना, सब सत्यानाश कर देता है, और जब डांसिंग की बात आती है ना तो एकदम मजा ही कर देता है। दोनों बातें हो सकती है ना, बताओ, हो सकती है, पॉसिबल है। तो अब दोनों बातें जब पॉसिबल है तो क्या करें फिर इसमें, फिर तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, लगेगा ना कि भाई ऑल थम्स में तो दोनों हो गया, जब वो डांस करने था सब ऑल थम्स। तो ऑल थम्स का तो मतलब ऐसे भी करना, ऑल थम्स का मतलब ऐसे भी करना है, धन मतलब थम्स ही है, यूं या यूं। तो बात तो दोनों हो सकती है यार, जब उसको नाचने को ना तो एकदम फ्लोर पे आग लगा देता है, ऐसा भी हो सकता है, जब नाचने को तो सत्यानाश करके रख देता है। दोनों बातें हो सकती है। तो क्लमजी और एक्सपर्ट दोनों बातें हो सकती है। या कोई जब कोई जब नाचने की बारी आती है तो उसकी तो नानी मर जाती है, उसको तो सांप सूंघ जाता है। अब लीजिए क्या होगा, तीनों बातें सही हो सकती है। जब नाचने की बारी आती है उसको सांप सूंघ जाता है तो लेजी हो जाएगा, जब नाचने की बारी आती है तो धमाल मचा देता है, एक्सपर्ट हो जाएगा, जब नाचने की बारी सत्यानाश कर देता है तो क्या होगा, क्लमजी। तब कौन सा मीनिंग फिट बैठेगा, कौन सा मीनिंग फिट बैठेगा। तो ऑल थम्स का मतलब होता है क्लमजी, ऑकवर्ड, बेतुका, बेढंगा, एकदम बर्बाद। जब नाचने की बारी आती है तो बर्बाद कर देता है, ठीक है। क्लमजी, क्लमजी का मतलब क्या है, बेतुका, बेढंगा, सत्यानाशी, बर्बादी। बैटरी बैटरी है, ओके है। नेक्स्ट लेते हैं। He is as deft as a brush, ठीक है, as deft as a brush. Don't believe a word of what he says, कि जो कुछ भी कहता है उस पर बिल्कुल भरोसा मत करो। वो जो है एज डेप्थ एज अ ब्रश, इसका तो ये तो बहुत आसान जैसा लग रहा है, इसमें तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, है क्या, हो रही क्या, ये तो मीनिंग एकदम साफ, सेंटेंस से मीनिंग पता चल जा रहा है, बिल्कुल पता चल जा रहा है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को, है तो बताओ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लेकिन इसमें भी बचाने की बहुत बात किया है। बचाने की क्या बात किया है कि देखो इसमें तीनों बात वेरी फनी, ये भी बात हो जा रही है। अब क्या, रियली सिली, लायर, अनरिलायबल। अब बहुत थोड़ा सा ये क्लोज ऑप्शन में जा रहा है कि नहीं, क्लोज ऑप्शन में जा रहा है कि नहीं, देख लो एकदम वेरी, मतलब एकदम क्या कहेंगे उसको, कि फंसाने वाला क्वेश्चन है, सेंटेंस देने के बाद भी फंसाने वाला क्वेश्चन, मुझे तो ऐसा लग रहा है। क्योंकि अब इसमें लोग समझेगा कि भाई लायर है, तो सबसे पहले मन करेगा यही करके आने का, लायर, कि भाई
डोंट बिलीव अ वर्ड ऑफ व्हाट ही सेज, कुछ भी कहता है उसका एक शब्द भी मत मानना, उसका एक ही इज एज डेफ्ट एज अ ब्रश। तो ये लायर लायर भी हो सकता है। फिर ये भी वही मीनिंग अनरिलायबल कि बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं है, तो ये भी तो ठीक है भाई, बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं है। तो ये दोनों वर्ड में से अगर कुछ भी हम लिखेंगे ना तो बात फंस जाएगी। कि लायर का मतलब ये, लायर का झूठा होता है, लायर का स्पेलिंग यही होता है, झूठा का यही LAIR होता है, लोग ER कर देते हैं, ARE होता है लायर, झूठा। तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। या ये चलेगा तो लोग ये भी पूछेंगे भाई ये भी तो हो सकता है, ये क्यों नहीं होगा। तो जब ये है वैसा मीनिंग तो दोनों रख रहा है, तो ये दोनों मीनिंग छट रहा है। और छट इसलिए रहा है कि ये दोनों डाउट पूछ लेगा, क्योंकि इसका जो एज ड्राफ्ट एज ब्रश है, इसका मीनिंग जो होता है वो होता है रियली सिली, मतलब एकदम पागल, क्रेजी। क्या होता है? क्रेजी, पागल, सन की, ये कहना चाहते हैं एकदम पागल है। अब जो पागल है वो झूठा होगा ऐसा नहीं होगा, अनरिलायबल होगा ऐसा नहीं होगा। तो लायर अलग चीज होगी, अनरिलायबल होगी तो क्रेजी, सन की, पागल, एकदम उल्लू है, एकदम उल्लू है, पागल है, बेवकूफ है, उसकी बात एकदम बेवकूफ है, उसकी बात का भरोसा मत करना। झूठा कह के नहीं कहना चाह रहा है, एकदम भरोसे के लायक नहीं ऐसा नहीं कहना चाह रहा है, वो कहना है एकदम पागल है, पागल उस पागल, एकदम पागल है, दिमाग खराब है उसका, क्या भरोसा करना उसका। तो एज डेप्थ एज अ ब्रश का मतलब होता है पागल, जिसका दिमाग ठीक रहा, एकदम बेवकूफ। पागल बेवकूफ मतलब बेवकूफ, पागल कहने का होता है बेवकूफ, एकदम बेवकूफ टाइप का। जो एकदम बेवकूफ टाइप का है उसको कहता है बेवकूफ है, यानी कि वो झूठा है, बेवकूफ है, ये समझना, एकदम मूर्ख है, इसलिए उसका विश्वास मत करना। ठीक है, समझ में आ रही है? झूठा नहीं है, मूर्ख है, बेवकूफ है, इसलिए क्या होगा? एज रियली सी, एकदम बेवकूफ, सचमुच का मूर्ख है, ये कहना चाह रहा है। I shall always remember my alma mater with gratitude, कि मैं हमेशा अपने अल्मा मेटर को याद रखूंगा विथ ग्रेटिट्यूड, मतलब कृतज्ञता के साथ। अब अल्मा मेटर का मतलब क्या है? ये तो हम अपने टीचर को भी कह सकते हैं कि हम अपने टीचर को हमेशा याद रखेंगे रिस्पेक्ट के साथ, अपने माँ बाप को भी कह सकते हैं, अपने कोच को भी कह सकते हैं। तो अब इसमें जैसे अब अगर सही मीनिंग नहीं पता है तो दिक्कत होगी, सीधी सीधी बात है, सही मीनिंग नहीं पता तो दिक्कत होगी। तो मदर्स, ये भी मैं कहता हूँ, मदर्स लविंग केयर, आई आल्मा, इसमें माँ है भी, ठीक है। इंस्टीट्यूशन वेयर आई गॉट एजुकेशन, टीचर हु इंस्पायर्ड मी, सब कुछ हो सकता है। किंडर गार्डन डेज, जहाँ बच्चे लोग पढ़ते हैं वहाँ, तो उसमें तो बच्चे इतने छोटे होते हैं उसको लोग याद ही नहीं कर सकता। अब जब नर्सरी KG की बात किसको याद रहती है, तो वो तो मजा नहीं है। और सारे ऑप्शन इसके बहुत क्लोज हैं, तो क्या ऑप्शन होना चाहिए? आल्मा मीटर मतलब होता है पढ़ने की जगह, जिस जगह पे जाके हम पढ़ाई लिखाई करते हैं उसको हम लोग आल्मा मीटर कहते हैं। तो पढ़ने की जगह आल्मा मीटर, इसलिए क्या होगा? इंस्टीट्यूशन where I got education, क्या होगा? institution where I got education. He and his neighbor are always at loggerheads, कि वह और उसका जो पड़ोसी है वो हमेशा loggerheads, एक दूर से अलग भी हो सकता है। ये अलूफ का मतलब क्या? अलग होना। डिसएग्रीइंग मतलब सहमत नहीं होना, हमेशा हर बात पे विवाद होना। एब्यूजिंग ईच अदर, हमेशा एक दूसरे को गाली देना। एग्री ऑन एवरीथिंग, हर बात पे क्या होना? सहमत होना। अब क्या होगा? एट लॉगर्स हेड, एट लॉगर हेड्स। तो एब्यूजिंग ईच अदर, वैसे एट लॉगर्स हेड का मतलब होता है बिल्कुल, क्या होता है आप लोग पहले कर लो। एट लॉगर्स हेड, एट लॉगर्स हेड, आप लोग के हिसाब से क्या है? आप लोग बताओ, आप लोग के हिसाब से क्या है? एट लॉगर्स हेड क्या लिया? क्या किया? इसके सारे ऑप्शन क्लोज क्लोज ही है। तो एट लॉगर सेट का जो नॉर्मली हम लोग मीनिंग देखते हैं कहीं, तो एट लॉगर सेट का मतलब रहता है किसी से दुश्मनी होना। लेकिन नॉर्मल जो मीनिंग हम लोग लॉगर सेट का यूज करते हैं कि अगर आप हमेशा एक दूसरे से असहमत होते हैं किसी बात को लेकर, असहमत, कि वो कुछ और कहता है, वो जो भी कहेगा, जैसे अक्सर मियाँ बीवी में हो जाता है, पति पत्नी में हो जाता है। तो कुछ भी अगर आप कहते हैं और आप हमेशा किसी से मतभेद रहता है, हमेशा आप कुछ करते हैं, आप किसी का इंटेंशन भी हो सकता है कि ये जो बोलेगा इसका अपोजिट ही बोलना है, जैसे भारत पाकिस्तान है। तो जो हर मामले पर डिसएग्री ही करे, हर मामले पर डिसएग्री ही करे, उसको कहते हैं लॉगर हेड्स। क्या? डिसएग्रीइंग ऑन एवरीथिंग, कि हर मामले में असहमति, हर मामले में एक दूसरे के खिलाफ, यानी दुश्मनी हो या हर मामले में एक दूसरे, कोई भी बात हो तो एक दूसरे से असहमत, हर मामले में एक दूसरे से असहमत, इसको कहते हैं एट लॉगर से, लॉगर हेड्स, हर मामले में एक दूसरे से असहमत। योर रिपोर्ट ऑफ द मैटर इज ऑल मून साइन,
कि तुमने जो रिपोर्ट दिया है मैट इस मुद्दे पर, ऑल मून साइन, अभी तो कुछ भी हो सकता है, बड़ा मतलब बिल्कुल एकदम क्लियर है, मून साइन की तरह बिल्कुल। मून साइन क्या होता है? एकदम पूर्णिमा की रात एकदम चमक हो, एक्सेप्टेबल, स्वीकार करने लायक हो। मून चांद कितना खूबसूरत होता है। कॉन्कॉक्टेड, टेढ़ा मेढ़ा सोचा हुआ, इधर से उलझाया हुआ। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट मतलब बेहतरीन। अब देखो, अब जिसको याद ही नहीं हुआ क्या तुक्का मारेगा, तुम सारा ठीक ही है। चांद को देखो कितना खूबसूरत है ना। लेकिन चांद जो है, मून जो वर्ड है इंग्लिश में बड़ा नेगेटिव होता है, ध्यान रखना। चांद जो है बड़ा नेगेटिव वर्ड होता है, मीनिंग होता है, ठीक है। तो इंग्लिश में, हिंदी में से, हिंदी उर्दू में चांद बड़ा खूबसूरत है, लेकिन उर्दू में थोड़ा, इंग्लिश में चांद का थोड़ा सा मूनी, कभी कभी एकदम, एक वर्ड है मून काफ इंग्लिश में, ऐसे ही बता रहा हूं मैं। मून काफ, मून काफ का मतलब होता है जन्मजात मूर्ख। सोचो, जन्मजात मूर्ख, पैदाइशी मूर्ख जो उसको कहते हैं मून काफ, एकदम भयंकर दर्जे का मूर्ख। सोच लो मून का क्या औकात है। तो मून साइन का मतलब होता है, ऑल मून साइन का मतलब ख्याली पुलाव, एकदम दिमाग में बैठ के जो सोचे जा रहे हैं अपने मन से कुछ भी, तो उसको हम लोग कहते हैं मून साइन। उसको क्या कहते हैं? ऑल मून साइन। तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कहाँ हम लोग ये ऑप्शन है कि ऑल कॉन्कॉक्टेड। कॉन्कॉक्टेड मतलब अपने दिमाग की उपज, अपने दिमाग मतलब सोच कर बनाया हुआ, झूठा, नकली, जाली, ठीक है। झूठा, नकली, जाली, दिमागी उपज, दिमाग की कल्पना, ठीक है, अपने मन से किया हुआ, कॉन्कॉक्टेड। The principle of this school is a hard nut to crack. हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट, नट मतलब क्या था? सुपारी वगैरह, तो क्रैक्स को फोड़ना, पहले सरताज वगैरह से लोग फोड़ते थे। तो हार्ड नट टू क्रैक। जनरस का मतलब क्या? उदार। डिफिकल्ट का मतलब मुश्किल। केयरलेस का मतलब लापरवाह, अब कुछ भी हो सकता है। लेकिन हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है मुश्किल, जिसको करना मुश्किल हो, दुरूह काम, मुश्किल काम, मुश्किल प्रयास, दुरूह, मुश्किल, हार्ड, डिफिकल्ट। तो जिसको टेढ़ी खीर भी कहते हैं, जैसे प्रिंसिपल को मनाना तो टेढ़ी खीर है। तो हार्ड नट टू क्रैक का मतलब मुश्किल काम, डिफिकल्ट, दुरूह, असाध्य, काफी, जो जिस काम को करने में काफी एफर्ट लगता है, उसको कहते हैं हम लोग हार्ड नट टू क्रैक। क्या कहेंगे? हार्ड नट टू क्रैक, मुश्किल काम, डिफिकल्ट वर्क। My father is undoubtedly an armchair critic. My father is undoubtedly an armchair critic. पढ़ लो कि इसमें तो लंबा सेंटेंस दे रखा है। तो armchair critic. My father is an armchair critic. Armchair critic. Armchair critic. मिला? Someone who gives advice based on experience. Someone who never gives advice. Someone who gives advice based on practice, not theory. Someone who gives advice based on theory, not practice. अब देखो क्या है? Someone who gives advice, someone who gives advice based on practice, not on theory. Someone who gives advice based on theory, not on practice. दोनों बातें हो सकती है। कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जो एडवाइस देते हैं एकदम अपने अनुभव के आधार पे। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं इसको अनुभव है ही नहीं और एडवाइस दिए जा रहे हैं, अनुभव है ही नहीं और एडवाइस दिए जा रहे हैं। तो क्या समवन हु गिव्स एडवाइस बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, कि थ्योरी के आधार पे दे रहे हैं, एक्सपीरियंस के आधार, आज कोई एडवाइस ही नहीं देता, तो क्या ऑप्शन होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? एन आर्म चेयर क्रिटिक। तो इसमें दो ऑप्शन जो है बहुत क्लोज है, एक फर्स्ट, एक फर्स्ट, दूसरा फोर्थ। तो सम इसमें प्रैक्टिस और थ्योरी की बात है, जो एक तो एक्सपीरियंस हो गया, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। तो जो कोई भी व्यक्ति एडवाइस बेस्ड ऑन थियरी, खुद का प्रैक्टिस नहीं है, थियरी है, तो थियरी पर जो देता है, नेवर बस ये डी होगा। समवन हु गिव्स एडवाइस बेस्ड ऑन थियरी, जो सैद्धांतिक एडवाइस देता है, जिसको खुद का कुछ अनुभव नहीं, जो प्रैक्टिस नहीं किया है, उसको हम कहते हैं एन आर्म चेयर क्रिटिक। आर्म चेयर का डी से हमारे राहुल गांधी है, तो आर्म चेयर क्रिटिक है। सोनिया गांधी है, तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी क्रिटिसिज्म आप कभी मान सकते हैं कि प्रैक्टिकल हो सकता है? मोदी चाहे जो भी हो, जो भी आप कह लें, मोदी हो या आपको
और भी लोग ढेर सारे हैं, या नितिन गडकरी हो, राजनाथ सिंह हो, योगी हो, ये सब क्या है, कपिल सिब्बल हो, ये सब हो सकता है इनको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हो जीवन का, काफी स्ट्रगल किया है इन लोगों ने। लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इनको जीवन का, असल जीवन का क्या अनुभव, इंडिया के लाइफ का क्या अनुभव है, लेकिन सलाह तो देते हैं, दूसरे के कहने पर सलाह देते हैं, बोलते रहते हैं, क्या है? तो समवन हु गिव्स एडवाइस बेस्ड ऑन थियरी नॉट ऑफ प्रैक्टिस, कि जो भी वो बता दिया किसी ने कहा ये बोल देना, बोल देंगे, तो उनको अपना पता नहीं है, लेकिन अगर लोग एक्सपर्ट ने एडवाइस दिया तो बता देते हैं क्या बोलना है। तो 12 का होना चाहिए डी। श्याम प्रसाद वाज अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, क्या करे इसमें, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, a common boy of the locality, a being of the old generation, Samson similar in character to one's father, an experienced old man, chip of the old block। मैं इधर नहीं आता हूँ, उधर चला जाता हूँ, उसकी वजह यह है कि आप लोग को दिखे उधर खड़े होने पर कुछ साफ दिखता है कि आप लोग अपने हिसाब से अपना पहले ऑप्शन कर लें। क्या करें, श्याम प्रसाद वाज चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, श्याम प्रसाद वाज चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक। तो चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक जब हम कहते हैं उसका मतलब होता है जैसा बाप वैसा बेटा, लाइक फादर लाइक सन, आपने काफी सुना होगा, यानी अपने माँ बाप से या अपने पेरेंट्स से जो कैरेक्टर में बहुत ज्यादा मिलता जुलता है उसको हम कहते हैं चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। तो समवन सिमिलर इन कैरेक्टर टू वंस फादर, ठीक है, ये बीइंग ऑफ द ओल्ड जनरेशन, पुरानी पीढ़ी का है, जो अपने माँ बाप से, पेरेंट्स से बहुत मिलता जुलता है, जैसा बाप वैसा बेटा, जो अपने पेरेंट्स से मिलता जुलता है, उसको हम कहते हैं चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। He advised her to give a wide berth to malicious people। malicious people का मतलब क्या होता है, malicious का मतलब है बुरा चाहने वाला, ईर्ष्यालु, किसी का खराब चाहने वाला, उसको कहते हैं malicious। जो किसी का बुरा चाहता हो, खराब चाहता हो, किसी का भला नहीं चाहता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, malicious। क्या कहेंगे उसको, malicious, किसी का बुरा। तो malicious पर्सन को कैसा करना चाहिए, क्या कोई सलाह देगा आपको कि malicious पर्सन के साथ रहो, उसके साथ मिल के रहो, कुछ ऐसा करना चाहेगा क्या, कुछ ऐसा बताना चाहेगा कि malicious पर्सन है तो उसके साथ क्या करें, malicious पर्सन। हाँ, इधर मैं दूर खड़ा होता हूँ तो तब गायब होऊंगा। ओके, बताओ, malicious पर्सन के आपको कोई साथ रहने की सलाह देगा, malicious पर्सन से कोई आपको दूर रहने का सलाह देगा, क्या सलाह देगा, कोई भी आपको क्या सलाह देगा बताओ। तो गिव अ वाइट वर्थ का मतलब होता है किसी से दूर रहना, बुरे आदमी से तो आपको दूर ही रहने का कोई सलाह देगा ना। शेयर सीट तो रहेगा, स्टे अवे फ्रॉम, पे मोर अटेंशन टू, गिव अ लार्जर बेड, उसको बड़े बेड पे सुला दो, ऐसा होगा क्या, तो क्या होगा, टू स्टे अवे फ्रॉम, कि बुरे, जो आपका बुरा ईर्ष्यालु, बैड, बुरा चाहने वाले लोगों से थोड़ा सा दूर रहो, थोड़ा सा अलग रहो, ठीक है, तो स्टे अवे फ्रॉम। तो 14 का क्या हो जाएगा, डी, स्टे अवे फ्रॉम, दूर रहना। योर रिमार्क्स ड्यूरिंग द डिस्कशन एडेड फ्यूल टू द फायर। तुम्हारे जो रिमार्क्स थे, यानी तुम्हारे जो स्टेटमेंट थे डिस्कशन के दौरान, एडेड फ्यूल टू द फायर, एडेड फ्यूल, आग में क्या करना, ईंधन डालना। तो आग में ईंधन डालेंगे तो क्या होगा, और बढ़ेगा ही। फ्यूल का मतलब कि ईंधन, तो आग है उसमें और ईंधन हम डाल रहे हैं, इधर में खड़े होते तो दिखता ही नहीं है। बनाओ बनाओ, आप लोग खुद से पहले बनाओ, खुद से बना लो, खुद से बना लो। बना क्या, तो गॉड अदर्स एंग्री इग्नाइटेड द फायर प्लेस, यानी आग वाली जगह को क्या और से इग्नाइट करना। वर्सन मैटर्स क्रिएटेड वार्मथ ऑल अराउंड, की हर जगह गर्मी कर दिया। पर ऐड फ्यूल टू द फायर का मतलब होता है आग में घी डालना, यानी खराब को और खराब कर देना, भड़काना और ज्यादा। तो क्या होगा, वर्सेंट मैटर्स की जो बातें थी उसको और खराब कर दिया। ऐड फ्यूल टू द फायर मतलब और जो है उसको और खराब कर देना, आग में घी डालना, आग में घी डालना तो खराब को और खराब करना, वर्सन का मतलब होता खराब करना। तो आग में अगर हम घी डाल रहे हैं तो खराब को और ज्यादा क्या कर दे रहे हैं, खराब कर दे, तो पहले से खराब है उसको और ज्यादा खराब कर दे रहे हैं। आग तो पहले से जल रही है, उसमें और घी डाल दिया तो और तेज होगा। विनिंग द कंपटीशन वाज क्वाइट अ फीदर इन माय कैप, फीदर इन माय कैप, फीदर क्या होता है, पर, पंख, इन कैप, किसी टोपी में, किसी, मेरे पास टोपी उसमें तो पंख है नहीं,
मेरे टॉपिक पे नहीं है, आप ही लोग बताओ क्या होगा। कि winning the competition was quite a feather in my cap, quite a feather in my cap, rewarding, an excitement moment, an achievement, a joy for my parents. तो feather in cap का मतलब होता है अचीवमेंट, कि एक और उपलब्धि। feather in cap अचीवमेंट, किसी की उपलब्धि, तो क्या होगा, an achievement, feather in cap अचीवमेंट, उपलब्धि। ठीक है, नेक्स्ट। माई फादर्स डीलिंग्स आर ओपन एंड अबव बोर्ड, कि मेरे पिताजी के जो डीलिंग्स होते हैं, मेरे पिताजी के जो काम होते हैं, डीलिंग्स होते हैं, वो बड़े ओपन एंड अबव बोर्ड होते हैं। ओपन एंड अबव बोर्ड, ओपन का मतलब खुला हुआ, अब अबव बोर्ड का मतलब क्या है, एवरीवन्स लाइकिंग, मैंडेटरी आवश्यक जरूरी, विदाउट एनी सीक्रेट, वेरी क्लियर। अबव बोर्ड, विदाउट एनी सीक्रेट, वेरी क्लियर। क्या कहना चाहेंगे, क्या होगा, विदाउट एनी सीक्रेट अबव बोर्ड, क्या होना है, क्या होना है, अबव बोर्ड, विदाउट एनी सीक्रेट और अबव बोर्ड, क्या होना है भाई, क्या होना है, क्या कहेंगे। टू एवरीवन्स लाइकिंग, सबको पसंद आए, ये भी देखो, ये भी हो सकता है। मैंडेटरी, मैंडेटरी सेट नहीं कर रहा। विदाउट एनी सीक्रेट और वेरी क्लियर, ये तो गया, ये तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंडेटरी आवश्यक है, तो एवरीवन्स लाइकिंग, ये भी उतना अच्छा नहीं है। इस दोनों में से क्या होगा, होगा तो इसी दोनों में से, है ना। क्या होना है, क्या कह रहे हो आप लोग। तो वेरी क्लियर, जो बिल्कुल साफ, एकदम स्पष्ट हो, एकदम स्ट्रेट हो, सीधा हो, जिसमें कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा ना हो, एकदम साफ स्पष्ट क्लियर हो, उसको हम लोग कहते हैं वेरी क्लियर या अबव बोर्ड, कि एकदम ऑनेस्टली से जो काम किया है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में जो काम किया है, बिल्कुल क्लियर क्लियर काम जो किया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा काम किया है, विदाउट ऑनेस्टी, कंप्लीटली ऑनेस्टी, बोल के ऑनेस्टी के साथ जो किया गया है, तो वो क्या होगा, अबव बोर्ड होना चाहिए। वैसे इसका ये ऑप्शन जो विदाउट एनी सीक्रेट, ये भी ठीक ठाक है, लेकिन जो रियल मीनिंग होता है अबव बोर्ड का, वो तो बिल्कुल ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट जो है उसको विदाउट एनी सीक्रेट कहेंगे ऐसे, ऑनेस्ट तो ऑनेस्ट होता है, उसमें सीक्रेट विक्रेट क्या है, सीक्रेट तो अच्छी चीज का भी सीक्रेट हो सकता है, ठीक। सीक्रेट तो, अब सीक्रेट हमेशा गलत ही होता है, ऐसा तो नहीं है। इसलिए स्ट्रेट वे ऑनेस्ट होने का मतलब होता है क्लियर। ऑनेस्ट होता है सबसे पहले हम ऑनेस्ट करते हैं, ऑनेस्ट होता है तो सबसे पहले हम लोग ऑनेस्ट करते हैं, लेकिन ऑनेस्ट जो है उसके नजदीक वर्ड क्या है, क्लियर। क्योंकि सीक्रेट है तो कोई गलत है ऐसा नहीं होता, सीक्रेट गलत ही होता है ऐसा नहीं होता है, सीक्रेट सही भी हो सकता है। नेक्स्ट, some shots were fired at random, कि कुछ शॉट जो है एट रैंडम, तो ये भी हो सकता है कि गोलियां जो है एकदम सोच समझ के चलाई गई, ध्यान से चलाया गया, बड़ी देर तक चलाया गया, कुछ भी हो सकता है। क्या होना चाहिए, विदाउट एनी एम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, टू एंड क्वारल, कभी होता है ना कि झगड़ा उगड़ा तो हवाई फायरिंग करता है, रुक जा रुक जा रुक जा, ऐसा हो सकता है। थॉरोली मतलब कंप्लीटली, पूरी तरह से। क्या होना चाहिए, some shots were fired at random, some shots were fired at random। तो एट रैंडम का मतलब होता है बिना किसी निशाना के, बिना किसी सोचे समझे, एट रैंडम। तो क्या होना चाहिए, विदाउट एनी एम, विदाउट एनी एम। The road roller proved to be a white elephant for Mr. Raman। ये तो उनके लिए आर के नारायण की एक स्टोरी बुक है, उससे लिया गया सेंटेंस है कि द रोड रोलर, उन्हें रोड रोलर खरीद लिया था, प्रूव टू बी अ व्हाइट एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट सफेद हाथी, क्या क्या, व्हाइट एलिफेंट फॉर मिस्टर रमन, एन एक्सोटिक बीस्ट ऑफ बर्डन, एन एल्बिनो पैकिडर्म, ए बर्डनसम पोजीशन, अ सिंबल ऑफ रॉयल्टी। क्या क्या अ व्हाइट एलिफेंट। वैसे भी हाथी पालने की अगर हम बात करें तो हाथी पालना सब लोगों के बस की बात नहीं थी, है ना। हाथी पालना जो है
सबके बस की बात तो थी नहीं, या अभी भी नहीं है। हाथी कौन सब सब पाल सकता है क्या? हाथी तो सब पाल ही नहीं सकते। तो यह हाथी पालने पे कहने का मतलब क्या है कि काफी ज्यादा खर्च आ सकता है, या खर्च आ सकता है क्या, आता ही आ सकता है क्या? तो और हाथी का कोई ज्यादा यूज भी नहीं है। अब मान लो हाथी कितना खाता है, कुंभकर्ण को पाल रहे हैं, तो खाएगा तो ज्यादा हाथी, लेकिन काम कितने आएगा आपके? आप हाथी से क्या काम लोगे आज के अगर समय में? वो आप व्हाइट एलिफेंट का वो अलग बात है, नॉर्मल एलिफेंट की बात करो। अगर आप आज के समय में आप एलिफेंट ले लो, तो आपको क्या होगा? उसको खिलाओगे कितना, और उसका काम कितना लोगे? ठीक है, तो काम उसका कुछ मिलेगा नहीं, और खिलाना पड़ेगा सुबह शाम दोपहर हमेशा। तो इसलिए इसका मतलब होता है बर्डन सम पोजीशन। क्या होता है कि आपके पास कोई ऐसी चीज हो जिसपे खर्च हो, मीनिंग लिखना हमेशा इसका क्या, कि जिसपे खर्च ज्यादा हो और उसका यूज कम हो। कोई भी ऐसी चीज जिस पर खर्च ज्यादा हो और उसका यूज कम हो, उसको हम कहते हैं व्हाइट एलिफेंट। अब अगली बार एग्जाम में ये क्या मीनिंग देके पूछेगा कोई नहीं जानता, इसलिए हिंदी समझ के लिखना कि व्हाइट एलिफेंट का मतलब है कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी चीज जिस पर क्या हो, खर्च ज्यादा हो, खर्च ज्यादा हो और उसका यूज कम हो। खर्च ज्यादा हो और यूज कम हो, उसको हम कहते हैं व्हाइट एलिफेंट। की खर्च ज्यादा हो और उसका यूज कम हो, तो उसको हम कहेंगे व्हाइट एलिफेंट। खर्च ज्यादा, यूज कम, व्हाइट एलिफेंट। The students were all ears when the speaker started talking about the changes in the exam. कि जब एग्जाम में चेंज की बात होने लगी कि एग्जाम में क्या क्या चेंज होगा, तो all students were all ears. The students were all ears. क्या सबने ध्यान देना छोड़ दिया? तो हम ध्यान नहीं देता, तो एग्जाम में चेंज की बात कर रहा था, अब क्या ध्यान देना, तो चलो पार्टी करते। ऐसा होगा क्या? ऐसा तो होगा नहीं। तो जब एग्जाम से रिलेटेड कोई बात होगी, खासकर उसमें क्या चेंज हो रहा है, क्या इधर उधर बदलाव होगा, क्या बात करेंगे, इस तरह की कोई बात अगर आ रही है, एग्जाम में चेंज की बात हो रही है कि एग्जाम में कुछ चेंज करें, एग्जाम में कुछ बदलाव होगा, तो स्टूडेंट का कहाँ जाएगा ध्यान? क्या करेगा स्टूडेंट? बड़े मन से सुनेगा, बड़े ध्यान से सुनेगा, कि ध्यान नहीं देगा? आप लोग बताओ, आप लोग भी तो स्टूडेंट ही हो, कि आपके एग्जाम में चेंज होने की बात होने लगे, तो आप लोग का जी क्या करेगा? क्या करने का जी करेगा बताओ? मजा सा आएगा, स्माइलिंग हो जाएंगे, साइलेंट हो जाएंगे, चुपचाप हो जाएंगे, रेस्टलेस हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे, अटेंटिव देंगे, ध्यान देने लगेंगे, तो क्या हो जाएंगे? खामोश हो जाएंगे। तब लगता सब है कि भाई खामोशी लोग, लेकिन इसका जो एक्चुअल मीनिंग है ऑल ईयर्स का, अटेंटिव, कि हम क्या कर लेंगे, सब ध्यान देने लग जाएंगे, अटेंटिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अटेंटिव हो जाएंगे। यानी ऑल ईयर्स का मतलब एकदम ध्यान से सुनना, हिंदी में भी कहते हैं कान देना। तो ऑल ईयर्स का मतलब एकदम ध्यान से सुनना किसी बात को, अटेंटिव हो जाना। कान देना, ध्यान देना भी ऐसा होता है, गिव एन ईयर भी होता है। वाइल्ड गूज चेस, वाइल्ड गूज चेस, कि मतलब कोई गूज है, वो वाइल्ड हो जाए और उसके पीछे हम भाग रहे हैं, कि पागल कोई गूज है, हंस हंसनी है, और उसके पीछे हम लोग भाग रहे हैं। वाइल्ड मतलब उन्मत्त होता है, और उसके पीछे हम चेज कर रहे हैं, उसके पीछे हम भाग रहे हैं। तो भाई क्या मीनिंग हो सकता है वाइल्ड गूज चेज का? वाइल्ड गूज चेज का क्या मीनिंग हो सकता है? वाइल्ड गूज चेज, a desperate effort, a useless effort, a good effort, a baseless effort। तो वाइल्ड गूज चेज का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा मेहनत करना और मिलना कुछ नहीं, बहुत ज्यादा एफर्ट करना और मिलना कुछ भी नहीं। तो इसको क्या कहेंगे? यूजलेस एफर्ट। क्या कहेंगे? यूजलेस एफर्ट, यूजलेस एफर्ट। वाइल्ड गूज चेज, यूजलेस, बिना काम का एफर्ट, मतलब बिना जो जिसका कोई फायदा ना, वाइल्ड गूज चेज। ठीक है, मतलब काम किया बहुत, मेहनत किया बहुत, मिला कुछ नहीं, खुदा पहाड़ निकली चुहिया वाली बात जैसा। नेक्स्ट, फिर ये भी वैसा ही मीनिंग रखने वाला है, यही सेंटेंस बदल बदल के पूछता रहता है। तो ये अब क्या कह रहा है कि देयर अटेम्प्ट टू गेट बैक द स्टोलन नेकलेस, कि जो चुराया हुआ नेकलेस था उसको वापस पाने का जो उन लोगों का अटेम्प्ट था, प्रयास था, बिकेम अ वाइल्ड गूज चेज, कि वो बहुत अच्छा वाइज, अब देखो ऑप्शन बदल दिया, बात वही है, वाइज डिसीजन, बहुत अच्छा डिसीजन था। यूजलेस सर्च, बेकार का सर्च साबित हुआ। टाइमली एक्शन, सही समय पे लिया गया, साबित हुआ। डिलेड एक्शन की बात से, अब इससे भी साबित हो गया क्या होगा? यूजलेस। भाई यूजलेस है कि बहुत मेहनत किया, खोया हुआ नेकलेस ढूंढने का, फायदा कुछ नहीं हुआ, मिला कुछ नहीं, तो क्या हो जाएगा? यूजलेस सर्च। क्या हो जाएगा? यूजलेस सर्च।
23 में देखो फिर सेंटेंस बदल दिया, सेंटेंस बदल के क्वेश्चन कर सकता है। द डिटेक्टिव वेंट अब्रोड, वेंट अब्रोड का मतलब क्या, विदेश गया, इन सर्च ऑफ अ कल्प्रिट, एक अपराधी के तलाश में, बट हिज जर्नी प्रूव टू बी अ वाइल्ड गुड चीज, लेकिन उसकी जो यात्रा है वो क्या हुआ, वाइल्ड गुड चीज हो गया। अब देखो यहाँ ऑप्शन क्या कर दिया, एक्सपेंसिव कर दिया, फुल ऑफ डिफिकल्टीज, मुसीबतों से भर के। अब देखो सेंटेंस इसलिए याद नहीं है तो कहाँ कहाँ फंसा सकता है, कैसे, अब देखो हर बार अलग अलग ऑप्शन दे रहा है, हर बार देखो कितना डिफरेंट ऑप्शन दे रहा है, और हर ऑप्शन जिसको याद नहीं वो फंस जाएगा, सोचेगा जिसको याद नहीं कर तो विदेश गया महंगा यात्रा किया होगा, विदेश गया डिफिकल्टीज हुई होगी, सब ठीक लगेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर। अब देखो क्यों, उसमें कोई फायदा नहीं हुआ, आपने रिस्क लिया, आप विदेश गए और कोई फायदा, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, मतलब क्या, फेलियर, यूजलेस हो गया, कोई फायदा नहीं हुआ, आप विदेश चले गए और कोई फायदा नहीं हुआ, कोई काम नहीं आया। तो देखो एक ही क्वेश्चन को कैसे बदल बदल के ऑप्शन से कैसे डिफिकल्ट बनाता है, इसलिए मैंने आपको कहा था, इसलिए मैंने आपको कहा था कि हिंदी मीनिंग पे ध्यान देना, वर्ड बदलता दिख गया ना, यही बात मैंने शुरू में कही थी कि मीनिंग याद रखो हिंदी में। तो वाइल्ड वो चीज का मतलब मैंने क्या बताया, कि जिसके लिए खूब मेहनत करना लेकिन रिजल्ट कुछ भी ना हो, बहुत मेहनत करना लेकिन रिजल्ट ना हो, खुदा पहाड़ निकली चुका, कि मेहनत बहुत किया उसके हिसाब से कुछ रिजल्ट नहीं आती, ये है वाइल्ड गुड चीज, ये है वाइल्ड गुड चीज। इसलिए मीनिंग पर ध्यान, इसलिए हिंदी लिख लिख कर याद करना सारे का, तो कोई भी वर्ड घुमाएगा, आज देख लिया, अभी पहले टेस्ट में दिख गया ना कि कैसे वर्ड बदल रहा है, कि कहाँ अलग अलग मीनिंग है। इसमें देखो इसका यूजलेस सर्च मीनिंग निकला, यहाँ पे इसका मीनिंग देखो क्या, यूजलेस एफर्ट लिखा, कहीं यूजलेस एफर्ट है, कहीं मीनिंग इसका क्या लिखा, यूजलेस सर्च लिखा, और कहीं इसका मीनिंग क्या लिख रहे हैं, अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर। तीनों अब आपको इसी में लोग पागल होते रहते हैं कि वाइल्ड गुड चीज का 3 मतलब है क्या, तो 3 मतलब नहीं है, ऑप्शन के हिसाब से हम लोग ढूंढ रहे हैं, ऑप्शन के हिसाब से हम लोग ढूंढ रहे हैं कि ऑप्शन में कौन इसके मीनिंग के नजदीक है, कि जिसमें मेहनत कम हुआ और काम कुछ भी नहीं हुआ, मेहनत ज्यादा हुआ काम कुछ भी नहीं हुआ। तो इसलिए ध्यान से देखने की बात होती है। The departmental resource open around the clock, around the clock, वैसे around the clock से ज्यादा चलता है around the clock, around the clock से ज्यादा चलता है around the clock। तो at different timings, early morning, day and night, throughout the afternoon, throughout the afternoon। तो around the clock का मतलब होता है around से ज्यादा round the clock चलता है, round the clock ज्यादा होता है, ठीक है। जो ए का यूज है जनरली कम यूज होता है, राउंड द क्लॉक लिख दिया अलग बात है, लेकिन ज्यादा ज्यादा जो एग्जाम में आता है राउंड द क्लॉक आता है। तो राउंड द क्लॉक का मतलब क्या था, डे एंड नाइट, हमेशा, अक्सर, ठीक है, हमेशा, डे एंड नाइट। हिज रिसेंट स्टेटमेंट इज एन अबाउट टर्न, एन अबाउट टर्न, अबाउट टर्न, अ गुड अनाउंसमेंट, अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन, और अ बोल्ड स्टेटमेंट। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए आप लोग के हिसाब से, क्या होना चाहिए, आप लोग के हिसाब से क्या होना चाहिए। अबाउट टर्न यूं होता है या यूं होता है, कभी आप देखिएगा फिल्मों में जाके, एक सनी देओल की फिल्म आई थी इंडियन या कुछ हीरो टाइप का, तो उसमें भी था आतंकवादी को पहचानने के लिए अबाउट टर्न को उल्टा कर दिया था मीनिंग। तो जब हम लोग डिफेंस वे में जाके तो अबाउट टर्न, एट ईज, ये सब तो पता चलेगा ही। तो अबाउट टर्न का मतलब था पूरी तरह से बदल देना, पूरी तरह से बदल जाता, एकदम पलटी मार देना, हिंदी में कहते हैं पलटी मार देना, एकदम पलटी मार दिया, पलटी मार देना। तो पलटी मार देना यानी पूरी तरह से बदल जाना, ये क्या होता है, कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन, पूरी तरह से बदल जाना, पलटी मारना, क्या है, पलटी मार देना। अबाउट टर्न का मतलब है पलटी मार देना, अबाउट टर्न का क्या मतलब है, पलटी मार देना, बिल्कुल ही क्या करना, अपनी बात को बदल लेना। मजा आया होगा। वर्ड मीनिंग पर ध्यान दीजिएगा, हिंदी मीनिंग पे वर्ड बदल सकता है, ये आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए कि वर्ड बदला जा सकता है, एक ही इडियम के लिए अलग अलग जगह में अलग अलग हो सकता है, और जैसा वर्ड होता है इडियम बिल्कुल वैसा नहीं होता है, जैसा वर्ड होता है इडियम बिल्कुल नहीं होता वैसा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।